हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लोटका वोल्टेरा मॉडल, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो इकोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसी के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। लॉटका वोल्टेरा जो मॉडल है उसको हम बेसिकली आज जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं वो है कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी भी दो इंडिविजुअल में कंपटीशन हो सकता है। हमने बचपन से हमारे दोस्तों के साथ कॉम्पीट किया है, रैंक 1 लाने के लिए कॉम्पीट किया है, तो हर जगह कॉम्पिटिशन जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है और ऐसा ही कॉम्पिटिशन जानवरों में भी होता है। अब यहाँ पर दो जानवर हैं, उनमें से कौन सा जानवर जीतेगा, कौन सा जानवर हारेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक ए इंडिविजुअल है, कोई बी इंडिविजुअल है। फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पर मार्च में उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इनमें से टॉप कौन करेगा। अब तुम बोलोगे कि मैम टॉप तो हम उनका प्रीवियस एनालिसिस देख के कर सकते हैं कि भाई उनके पिछले 5-6 सालों में कितने मार्क्स आए हैं, उन्होंने कितना स्कोर किया, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि कौन इस बार टॉप करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर मेरे पास दो जानवर हैं, उनमें से मुझे पता लगाना है कि कौन जीतेगा, या फिर ये दोनों जानवर को एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, यानी कि ये दोनों AIR1 ला सकते हैं क्या, क्या ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लॉटका वोल्टेरा एनालिसिस या लॉटका वोल्टेरा मॉडल करते हैं। अगर हम यहाँ पर कंपटीशन देखें दोस्तों, तो कंपटीशन बेसिकली दो तरीकों से डिवाइड होता है। एक यहाँ पर होता है इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन और एक यहाँ पर होता है इंटर स्पीशीज कंपटीशन। इंट्रा स्पीशीज और इंटर स्पीशीज में डिफरेंस क्या है, देखो इंट्रा मतलब अंदर अंदर की बातें चल रही है, यानी कि इसमें होता है विद इन वन स्पीशीज के जो इंडिविजुअल हैं उन पे कंपटीशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप और आपका भाई लड़ते हैं किसी चिप्स के पैकेट के लिए, तो एक इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन है। इंटर स्पीशीज कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में फाइट हो रही है। फॉर एग्जांपल आप अपने भाई की जगह कुत्ते से लड़ रहे हो एक रोटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल, या बंदर से लड़ रहे हो एक रोटी के लिए, तो एक इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन हो जाता है। कॉम्पिटिशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, फूड से रिलेटेड, मेट से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इसी चीज़ को और अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो हम दो फॉरेस्ट की बात ले लेते हैं। ये फॉरेस्ट 1 है और यहाँ पर ये फॉरेस्ट 2 है। समझ लेते हैं कि फॉरेस्ट 1 में कैट रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी जानवर ले सकते हैं, XYZ, हम इसे X मान लेते हैं अगर आप चाहे तो, और ये कोई डिफरेंट जानवर है जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल हम Y रख देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जानवर अपनी अपनी जगह पे हैं। मैंने बोला यहाँ पर फॉरेस्ट 1 में जो ये X है उसका नंबर है 600, मतलब 600 इंडिविजुअल प्रेजेंट है। फॉरेस्ट 2 में यहाँ पर 1200 इंडिविजुअल इस Y के प्रेजेंट है। इन दोनों ही स्पीशीज की अपनी अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज कितना अटेन कर सकती है एक स्पीशीज, मतलब यहाँ तक वो अटेन करेगी, उसके ऊपर नहीं जा सकती। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 1000 और इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 2000, यानी कि इन दोनों की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन साइज है वो ज़्यादा है, मतलब वो काफ़ी अच्छा अटेन कर सकती है, लेकिन अभी उनका पॉपुलेशन नंबर उसके बहुत कम है। अगर इतना वो अटेन कर सकते हैं तो दोनों का ही पॉपुलेशन साइज कम है। और इन दोनों में आर की वैल्यू जो है वो 1 है। आर की वैल्यू मतलब ग्रोथ रेट कितना है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट कितना चल रहा है। तो ये दोनों ही स्पीशीज अपने अपने एनवायरनमेंट में 1 की रेट से ग्रो कर रही हैं। हमने कहा ठीक है, इतना हमें समझ में आ गई बात, इतनी हमें चीज़ें जो है वो क्लियर हैं। अब हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इन दोनों ही स्पीशीज को अलग अलग जगह से एक ही जगह पे रख दिया। फॉर एग्जाम्पल पहले आप और आपका भाई अलग अलग जगह रहता था, तो आप दोनों को इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब अगर मैं आप दोनों को एक कमरे में बंद कर दूं तो आपको उसकी चीज़ों से इरिटेशन होगी, उसको आपके चीज़ों से इरिटेशन होगी, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को प्रॉब्लम दे सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर मैंने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को सेम हैबिटेट पे रख दिया। अब जब मैंने इन दोनों को सेम हैबिटेट पे रख दिया तो फॉर एग्जांपल जो स्पीशीज 1 है उसके 700 इंडिविजुअल्स हो गए और स्पीशीज 2 जो है उसके 1400 इंडिविजुअल्स हो गए। दोनों की ही कैरिंग कैपेसिटी अभी अटेन नहीं हुई है, दोनों की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो स्पीशीज 1 के लिए अभी यहाँ पर लगभग 300 रिसोर्सेज रिमेनिंग है और स्पीशीज 2 के लिए यहाँ पर इमेजिन कर लो कि 600 रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें ना यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला होता है। अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें, ग्रोथ कर्व की फॉर्मूले की बात करें, तो स्पीशीज 1 के लिए हो जाता है dn/dt इज इक्वल्स टू RN
k माइनस एन डिवाइडेड बाई के, कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने और आर कितने हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्पीशीज 2 के लिए भी हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसमें कंसीडर कर रही हूँ, अभी तक मैंने ये कंसीडर नहीं किया कि इन दोनों की जो ग्रोथ है वो अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ये अभी तक मैंने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 पूरे कंपटीशन के मूड में आ रही है, क्योंकि ये दोनों को सेम हैबिटेट चाहिए, दोनों को सेम रिसोर्सेज चाहिए, तो दे विल फाइट विद ईच अदर। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं अपने भाई के साथ कि भाई आप दोनों को सेम डेयरी मिल्क चाहिए, या आप दोनों को एक बेड पे सोना है लेकिन सो एक ही जन सकता है, तो अब आप दोनों लड़ रहे हो। तो इस चीज में अब आपके बीच में क्या आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा। ऐसे ही सेम जो मेरे पास ये दो स्पीशीज हैं वो लड़ना शुरू कर रही है, क्यों? क्योंकि दोनों को ही फूड चाहिए और अभी फूड सिर्फ 1 kg अवेलेबल है। तो स्पीशीज 1 भी ये फूड चाहती है, स्पीशीज 2 भी ये फूड चाहती है। अब फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पर जो 2 इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 2 हैं वो इतने खाने को खा सकते हैं, यानी कि स्पीशीज 2 के 2 इंडिविजुअल इतने खाने को यहाँ पर खा पाएंगे। वहीं जो स्पीशीज 1 है उसका सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इतने खाने को खा लेगा, स्पीशीज 1 का सिर्फ एक इंडिविजुअल इतने खाने को खा लेगा। इसका मतलब स्पीशीज 1 कहीं ना कहीं ज्यादा खा सकती है, ज्यादा ताकतवर लग रही है ये। तो यहां पर स्पीशीज 1 का एक इंडिविजुअल इतना खा रहा है, स्पीशीज 2 का 2 इंडिविजुअल इतना खा रहा है, खाना सिर्फ 1 kg है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पीशीज 2 ने इसका खाना खा लिया तो स्पीशीज 1 भूखा रहेगा, स्पीशीज 1 ने इसका खाना खा लिया तो स्पीशीज 2 भूखा रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इफेक्ट, कि एक मेंबर ऑफ 1 स्पीशीज का इम्पैक्ट दूसरे मेंबर ऑफ दूसरी स्पीशीज पे क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, इस चीज को हम पर कैपिटा इफेक्ट कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, स्पीशीज 2 का स्पीशीज 1 पे इम्पैक्ट कितना हो रहा है, सिर्फ 0.5 का हो रहा है, क्योंकि इसके 2 इंडिविजुअल चाहिए इसका जितना खाना खाने के लिए, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हाफ है इसके ऊपर। वहीं स्पीशीज 1 का स्पीशीज 2 पे इम्पैक्ट डबल है, 2 है। क्यों यहाँ पर 2 है? क्योंकि स्पीशीज 1 का सिर्फ एक इंडिविजुअल इसके जितना खाना खा सकता है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर कैपिटा इफेक्ट हो गया, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। अल्फा जो है वो यहाँ पर हमें ये बताती है कि स्पीशीज 2 का इम्पैक्ट स्पीशीज 1 पे कितना हो रहा है। अल्फा ए आता है अल्फा में, फर्स्ट अल्फाबेट है, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, स्पीशीज जो दूसरी है वो स्पीशीज 1 का इम्पैक्ट देख रही है। इसको आप यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हो। ऐसे बीटा, बी बाद में आता है, उल्टा हो रहा है यहाँ पर, इसमें स्पीशीज 1 का इम्पैक्ट स्पीशीज 2 पे देखा जा रहा है। इसमें यहाँ पर कभी कभी आपको ऐसा भी दे देगा, अल्फा 1 2 लिख देगा और अल्फा 2 1 लिख देगा। तो यहाँ पर सेकंड का इम्पैक्ट फर्स्ट पे कितना है, जो बाद में आ रहा है उसका इम्पैक्ट होता है। ऐसे अल्फा यहाँ पर 2 1 बता रहा है कि फर्स्ट वाले का इम्पैक्ट सेकंड वाले पे कितना आ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, पर कैपिटा इफेक्ट हो गया, क्योंकि अगर 2 स्पीशीज साथ में रह रही हैं, उन्हें सेम रिसोर्सेज चाहिए, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, विदाउट एनी डाउट। आप यहाँ पर भी इस चीज को देख सकते हो कि यहाँ पर जो N2 के 2 इंडिविजुअल है वो इतना रिसोर्सेज यूज कर पा रहे हैं जितना N1 का एक ही इंडिविजुअल यूज कर ले रहा है। तो यहाँ पर जो N1 है यानी कि स्पीशीज 1 है, उसका एक इंडिविजुअल ज्यादा कंज्यूम कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में उसका जो इम्पैक्ट है स्पीशीज 2 के ऊपर वो 2 है, और स्पीशीज 2 का इम्पैक्ट स्पीशीज 1 पे सिर्फ 0.5 है। इतनी चीज हमें यहाँ पे पता चल गई। अब सारा इम्पैक्ट डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कि कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, वो जो फॉरेस्ट है उसमें कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो जो टोटल इफेक्ट होगा स्पीशीज 2 का स्पीशीज 1 के ऊपर, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो पर कैपिटा इफेक्ट कितना है, दूसरी चीज स्पीशीज 2 की पॉपुलेशन में कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। समझो अगर स्पीशीज 2 के इंडिविजुअल में एक भी लोग अभी प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या ही इफेक्ट। तो यहाँ पर अल्फा N2 बताता है स्पीशीज 2 का इम्पैक्ट स्पीशीज 1 के ऊपर कितना है, कि यहाँ पर जो स्पीशीज 2 है वो 1 के ऊपर कितना इम्पैक्ट कर रही है, और उसकी एट प्रेजेंट कितने नंबर ऑफ लोग प्रेजेंट है। समझो आपका भाई है और उसका दोस्त है, तो 2 लोग हो गए, तो 2 लोग मिलके आपका खाना खा गए, एक तरफ सिर्फ आपका भाई था,
तो यहाँ पर कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है सामने वाली पार्टी में, उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना। सिमिलरली टोटल इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 किस पे डिपेंड करेगा, एक तो पर कैपिटा इफेक्ट कितना है, बीटा की वैल्यू कितनी है, या अल्फा 2 1 की वैल्यू कितनी है, 1 का इम्पैक्ट 2 पे कितना है, और दूसरा 1 नंबर के इंडिविजुअल्स कितने प्रेजेंट है, इस पे भी तो डिपेंड करता है कि स्पीशीज 1 के इंडिविजुअल्स कितने प्रेजेंट है। तो इतनी बात तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई कि एक स्पीशीज का इंपैक्ट दूसरे स्पीशीज पे आता है, दूसरे स्पीशीज का इंपैक्ट पहली स्पीशीज पे आता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है और आमने सामने वालों के इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। स्पीशीज 1 का जो यहाँ पर फॉर्मूला था dn/dt इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k, इसमें माइनस अल्फा n2 भी तो आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर अल्फा n2 क्या बता रहा है, स्पीशीज 2 का स्पीशीज 1 के ऊपर इंपैक्ट कितना है, क्योंकि लिए जितना भी इंपैक्ट होगा वो इसकी ग्रोथ को कम करेगा। सिमिलरली स्पीशीज 2 के लिए इस वैल्यू में माइनस बीटा n1 आ जाएगा कि यहाँ पर जो स्पीशीज 1 है उसका स्पीशीज 2 के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट, और नेगेटिव इंपैक्ट है तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो ये हमारे लोटका वोल्टेरा के दो फॉर्मूला अभी तक आ चुके हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि दो चीजें आती हैं, एक आती है इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन और एक आता है इंट्रा स्पीशीज कॉम्पिटिशन, कि जो पॉपुलेशन है वो आपस में लड़ रही है, आमने सामने में लड़ रही है। तो इसमें आप हमेशा याद रखो कि फॉर एग्जाम्पल अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है। अल्फा का मतलब यहां पर क्या था कि स्पीशीज 2 का इंपैक्ट स्पीशीज 1 के ऊपर कितना हो रहा है। तो यहां पर अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है यानी कि इंपैक्ट ज्यादा नहीं है, यानी कि स्पीशीज 2 ज्यादा इंपैक्ट नहीं ला पा रही, लेस देन 1 है भाई यहां पर इफेक्ट, तो यहां पर इसका मतलब स्पीशीज 2 जो है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं लेकर आ रही है। और इस कंडीशन में जो स्पीशीज 1 है उनके आपस में ही लोगों का इनहिबिटरी इफेक्ट बहुत हो रहा है, मतलब स्पीशीज 2 जो है वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पा रही है स्पीशीज 1 के ऊपर। तो इस कंडीशन में इंटर स्पीशीज कंपटीशन जो है वो नहीं है। इस कंडीशन में स्पीशीज 1 के इंडिविजुअल्स आपस में ही फाइट कर रहे हैं, तो इसमें इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन स्पीशीज 1 में ज्यादा है। ऐसे ही अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है यानी कि अल्फा 2 1 की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि जो 1 का इंपैक्ट है स्पीशीज 2 के ऊपर वो लेस देन 1 है, इसका मतलब यहां पर 1 ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पा रहा है स्पीशीज 2 के ऊपर, यानी कि स्पीशीज 2 का आपस में ही फाइट हो रहा है। इसमें भी इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन इज लेस, इंट्रा स्पीशीज कॉम्पिटिशन इज मोर। तो यहां पर अगर दोनों की इफेक्ट की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इसका मतलब है कि इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन इनमें नहीं हो रहा है। ऐसे अगर अब हम इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे से कंपेयर करें, मैंने कहा यहां पर बीटा की वैल्यू मोर है अल्फा की वैल्यू से, यानी कि यहां पर अल्फा 2 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 1 2। तो इसका मतलब स्पीशीज 1 का इंपैक्ट स्पीशीज 2 पे बहुत ज्यादा है, यानी कि इस कंडीशन में स्पीशीज 1 जीतेगी क्योंकि स्पीशीज 1 ज्यादा कॉम्पिटिटिव इफेक्ट दिखा पा रही है। सिमिलरली उल्टा कर लो, अगर अल्फा 1 2 की वैल्यू ज्यादा अल्फा 2 1 से, तो इसका मतलब स्पीशीज 2 जीतेगी क्योंकि स्पीशीज 2 का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारे पिछले एग्जाम्पल में हो भी रहा था कि यहां पर अगर आपने देखा तो जो N1 था उसका इंपैक्ट ज्यादा था। N1 का इंपैक्ट ज्यादा होने की वजह से N1 जो है वो यहाँ पर उसके बीटा वैल्यू 2 थी तो N1 जीत रहा था। तो सेम चीज यहाँ पर स्पीशीज 1 जो है वो जीत सकती है, स्पीशीज 2 जीत सकती है, वो डिपेंड करता है कि उनका पर कैपिटा इफेक्ट कितना हो रहा है। क्लियर है इतनी कहानी? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। हमने अभी तक यहाँ पर ये बात सीखी कि यहाँ पर अल्फा N2 का इंपैक्ट कितना होगा N1 पे और बीटा N1 का इंपैक्ट कितना होगा स्पीशीज 2 पे, ये चीज हमने सीख ली है। अब यहां पर हम एक नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। अब एक और चीज समझते हैं, K1 बाय अल्फा को समझते हैं। K1 यानी कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1, अल्फा यानी कि यहां पर कितना इंपैक्ट लेकर आ रहा है स्पीशीज 2 1 के ऊपर।
कहने का मतलब है, समझो अगर कैरिंग कैपेसिटी 1000 है और यहां पर अल्फा की वैल्यू है 0.5, तो ये हमें बताता है कि 2000 इंपैक्ट लेकर आ रहा है, यानी कि आपको स्पीशीज 2 के 2000 इंडिविजुअल्स चाहिए स्पीशीज 1 के 1000 इंडिविजुअल्स जितना काम करने के लिए। सिमिलरली उल्टा कर लो, यहां पर K2 बाय बीटा कर लो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K2 बाय अल्फा 21, कि अगर हमारी कैरिंग कैपेसिटी दूसरे स्पीशीज की है 2000, तो फर्स्ट इंडिविजुअल का कितना इंपैक्ट हो रहा है, सेकंड पे 2 का हो रहा है, यानी कि फर्स्ट स्पीशीज के सिर्फ 1000 इंडिविजुअल बहुत है स्पीशीज 2 जितना काम करने के लिए। इसको आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ऊपर होगी नीचे जो वर्ड होगा वो पहले ऊपर वाला आएगा। ऐसे यहां पर K2 ऊपर है तो यहां पर नीचे पहले 2 आएगा। ऐसे आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखना। तो यहां पर हमें यह पता चल सकता है कि हमें जो सामने वाले नंबर ऑफ स्पीशीज है वो कितने चाहिए इसकी कैरिंग कैपेसिटी को अचीव करने के लिए। अब अगर हम यहां पर ये समझने की कोशिश करें K1 बाय अल्फा 12 अगर ज्यादा होंगे K2 बाय बीटा के, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अल्फा 21 से, तो इस कंडीशन में कौन जीतेगा, इस कंडीशन में स्पीशीज 1 जीतेगी, क्योंकि लिए यहां पर K1 ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर कौन जीत रहा है, स्पीशीज 1 जीत रही है। ऐसे ही सेम अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें K2 बाय बीटा में, अगर वो कम है ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पर कौन जीत रहा है, यहां पर स्पीशीज 1 जो है वो जीत रही है, क्योंकि इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि आपको N2 के बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स चाहिए N1 जितना काम करने के लिए। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर कौन जीत गया, यहां पर कैरिंग कैपेसिटी 1 जीत गई, यहां पर स्पीशीज 1 जीत गई है। तो इसका मतलब आपको N2 के बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स चाहिए उतना काम करने के लिए, तो इस कंडीशन में स्पीशीज 1 जीतेगी। ऐसे ही उल्टा होगा, K1 बाय अल्फा की वैल्यू अगर कम है K2 बाय बीटा के, तो यहां पर स्पीशीज 2 जीतेगी। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि स्पीशीज 2 के जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में स्पीशीज 1 जीत रही है, इसका मतलब स्पीशीज 2 अपनी कैरिंग कैपेसिटी बहुत जल्दी अचीव कर लेगी और वो इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन करने लगेगी। और वहीं स्पीशीज 2 अगर जीतेगी तो इस कंडीशन में स्पीशीज 1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी बहुत जल्दी कर लेगी और वो अपने आपस में ही लड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर एक दो टर्म्स को वापस से रिवाइज कर लें ताकि सब कुछ क्लियर हो। देखो, एक वैल्यू होती है अल्फा। अल्फा को हम किससे डिनोट करते हैं कि स्पीशीज 2 का फर्स्ट स्पीशीज पे कितना इंपैक्ट हो रहा है। और एक होता है बीटा। बीटा यहाँ पर क्या बताता है, बीटा यहाँ पर बताता है कि स्पीशीज 1 का स्पीशीज 2 के ऊपर इंपैक्ट कितना हो रहा है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर देखें अल्फा 1-2 की वैल्यू बीटा 2-1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन जीत रही है, इसका मतलब यहाँ पर स्पीशीज 2 जो है वो जीत रही है, क्योंकि स्पीशीज 2 का इंपैक्ट स्पीशीज 1 के ऊपर ज्यादा है। वहीं अगर यहाँ पर बीटा 2-1 की वैल्यू अल्फा 1-2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्पीशीज 1 जो है वो जीत रही है। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, क्योंकि 1 का इंपैक्ट 2 के ऊपर काफी ज्यादा है। ऐसे ही अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं। कैरिंग कैपेसिटी 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1-2, अगर यहां पर ये ज्यादा है किससे, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 2-1 से, तो इस कंडीशन में यहां पर जो स्पीशीज 1 है वो जीतेगी। अगर K1 हाई है तो ऑब्वियस सी बात है स्पीशीज 1 यहां पर जीत रही है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ऐसे ही K2 बाय अल्फा 2-1 यानी कि बीटा अगर ज्यादा है K1 बाय अल्फा 1-2 से, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन जीत रही है, स्पीशीज 2 यहाँ पर जीत रही है। तो सारा रोल किसका है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे यहाँ पर इम्पैक्ट सारा आ रहा है। अब यहां पर हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, लोटका वोल्टेरा का ग्राफ। ये जो ग्राफ होगा इसमें एक्स एक्सिस पे आपको स्पीशीज 1 को लेना है, वाई एक्सिस पे आपको स्पीशीज 2 को लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर दोनों स्पीशीज को लेना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर
एक्स एक्सिस पे K1 को आप मार्क करोगे, वाई एक्सिस पे आप K2 को मार्क करोगे। ऑब्वियसली बात है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी यहाँ आएगी और इसकी कैरिंग कैपेसिटी यहाँ आएगी। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखोगे K2 बाय अल्फा 2 1 को। अल्फा 2 1 को यहाँ पर हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट स्पीशीज का सेकंड पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? K1 बाय K1 2 लिखेंगे कि यहाँ पर सेकेंड स्पीशीज का फर्स्ट स्पीशीज पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, अल्फा 1 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो K2 है, इससे हमें इसकी लाइन मिलानी होगी, और जहाँ पर K1 और K1 है, इन दोनों की हमें लाइन आमने सामने मिलानी होगी। ये जो लाइन यहाँ पर आ रही है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? आइसोक्लाइन बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसोक्लाइन बोलते हैं। जो आइसोक्लाइन है, समझो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही आइसोक्लाइन आ रही है, तो आइसोक्लाइन एक ऐसी लाइन है जहां पर जो ग्रोथ होती है वो जीरो होती है। इस पे जो ग्रोथ होगी वो जीरो होगी। अगर आप इसके ऊपर गए, यानी कि यहां पर गए, तो इसमें यहां पर जो ग्रोथ है वो डिक्रीज होगी, यानी कि यहां पर जो नंबर है वो डिक्रीज होगा। और अगर आप इसके नीचे गए तो यहां पर जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। तो आइसोक्लाइन के आप नीचे हो या ऊपर हो, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप नीचे हो तो इंक्रीज होगा, ऊपर हो तो डिक्रीज होगी। इतनी चीज यहां पर आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यहां पर एक और चीज आती है, यहां पर हम एरो जनरेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर स्पीशीज 1 के हिसाब से एरो देखें तो इसके हिसाब से जो एरो होंगे वो हॉरिजॉन्टल एरो होंगे, इस हिसाब से हॉरिजॉन्टल एरो होंगे। अगर वो एरो इस तरफ जा रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है कि स्पीशीज 1 की ग्रोथ हो रही है, स्पीशीज 1 जो है वो जीत रही है। वहीं अगर एरो इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब स्पीशीज 1 डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो कॉमन सेंस ही है। अगर इस तरफ कोई भी जा रहा होता है तो ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, और इस तरफ अगर आप आओगे तो जीरो की तरफ आ रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है। ऐसे अगर आप स्पीशीज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में आप वर्टिकल को देख रहे हो। इस कंडीशन में अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर आप इस लाइन में ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हो नंबर को, और अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो इस कंडीशन में आप चीजों को डिक्रीज कर रहे हो। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि लोटका-वोल्टेरा के जो एक्चुअल ग्राफ हैं वो किस तरीके के होते हैं। समझो हमने यहाँ पर एक ग्राफ इस तरीके का बनाया। इस ग्राफ में हमने इन चीजों को कंसीडर किया है। हमने यहाँ पर बोला कि K1 बाय अल्फा की जो वैल्यू है वो K2 से ज्यादा है, और हमने यहाँ पर लिया है K2 बाय बीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन K1। अब इसमें तो आप समझ ही रहे हो, ऑब्वियस सी बात है स्पीशीज 1 जीत रही है, इसलिए दोनों में ही यहाँ पर K1 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीशीज 1 विल विन। अब इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमने x एक्सिस पे लिख लिया N1 को, y एक्सिस पे लिख लिया है N2 को। हमने यहाँ पर K2 बाय बीटा को पहले प्लॉट किया है, K1 बाद में आएगा। क्यों K1 बाद में आएगा? क्योंकि K1 की वैल्यू ज्यादा है K2 बाय बीटा से। सिमिलरली हमने y एक्सिस पे किसको कर लिया क्लियर? K1 बाय अल्फा को और K2 को। इसमें K1 बाय अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो वो ऊपर आएगा, और K2 की वैल्यू कम है तो वो नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर K2 को K2 की वैल्यू से जोड़ दो और K1 को K1 की वैल्यू से जोड़ दो। यहाँ पर हमारे पास दो आइसोक्लाइन आया है, ये वाला जो आइसोक्लाइन है और ये वाला जो आइसोक्लाइन है, दो आइसोक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये वाला जो आइसोक्लाइन है वो यहाँ पर किसके लिए है? स्पीशीज 1 के लिए, क्योंकि उसकी K1 वैल्यू को हमने जोड़ा है। और ये वाला जो आइसोक्लाइन है वो यहाँ पर किसके लिए है? स्पीशीज 2 के लिए। यहाँ पर ये वाला आइसोक्लाइन हमने यहाँ पे बनाया है। अब अगर हम यहाँ पर ए पॉइंट पे देखें तो दोनों ही स्पीशीज ग्रो हो रही है, क्योंकि दोनों के आइसोक्लाइन से नीचे बातें चल रही हैं। लेकिन अगर हम बी पॉइंट को देखेंगे तो इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज 1 ग्रो होगी। क्यों स्पीशीज 1 ग्रो होगी? क्योंकि इसके आइसोक्लाइन से नीचे बात है और इसके आइसोक्लाइन से ऊपर है। अगर हम यहाँ पर ऊपर सी डोनेट कर दें तो वहां पर तो भाई दोनों ही ग्रो नहीं होने वाली है। अब इस कंडीशन में मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अब इस कंडीशन में मैं यहाँ पर दोनों के बीच में एक डॉट लगा लेती हूँ, रैंडम डॉट लगा लेती हूँ।
इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जो स्पीशीज 1 है वो ग्रो कर रही है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा है। तो एरो कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। इस पॉइंट पे जो स्पीशीज 2 है वो ग्रो नहीं कर रही है, इसकी ग्रोथ कम हो रही है। यही चीज तो है ना, यहाँ पर स्पीशीज 2 ग्रो नहीं हो रही, उसके आइसोक्लाइन के ऊपर है, तो एरो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हमें एक एरो लगाना है जो कि इस तरफ आएगा। अब ये एरो किस तरफ है, ये एरो है एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, स्पीशीज 1 जीत रहा है। जो ये एरो जिस तरफ होगा वो वाली स्पीशीज जो है वो जीतेगी। तो हमें इन दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन बना के देखना पड़ेगा। आप हर एक जगह पे लाइन बना के देख सकते हो, हर एक जगह पे आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेन हमारे लिए ये वाला डॉट है। इस हिसाब से स्पीशीज 1 इसमें जीतेगी, स्पीशीज 2 इसमें एलिमिनेट होगी। तो इसमें यहां पर क्या हो रहा है, इसमें यहां पर कंपटीशन हुआ और कंपटीशन होके एक स्पीशीज जीत गई और एक स्पीशीज जो है वो यहां पर हार चुकी है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, पिछली बारी में हमने स्पीशीज 1 को जिताया था, तो इस बार स्पीशीज 1 को हराना है। इस बार उल्टा ले लेते हैं, इस बार हम K2 की वैल्यू दोनों कंडीशन में ज्यादा ले लेते हैं। तो K2 इज मोर देन K1 बाई अल्फा, K2 बाई बीटा इज मोर देन K1। अब इस कंडीशन में हमने वंस अगेन एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, इसमें K2 की वैल्यू ज्यादा है तो इन दोनों ही वैल्यू को हम आगे लिखेंगे, और K1 की वैल्यू कम है तो इन दोनों को ही हम यहाँ पर पीछे लिखेंगे। सेम यहाँ पर वही चीज होगी, दोनों के अपने अपने आइसोक्लाइन है। इस कंडीशन में हम इन दोनों के बीच में फिर से पॉइंट ले रहे हैं जिसको हम B से मार्क कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पीशीज 2 है वो तो यहाँ पर क्या करेगी, ग्रो करेगी, क्योंकि उसके आइसोक्लाइन से नीचे बातें चल रही हैं। वहीं जो स्पीशीज 1 है वो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगी। स्पीशीज 1 इस पॉइंट पे ग्रो क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी आइसोक्लाइन से ऊपर बातें चल रही है। अब इस पॉइंट पे स्पीशीज 1 जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही, यानी कि उसका अमाउंट डिक्रीज होगा। स्पीशीज 2 जो है वो ग्रो कर पा रही है तो उसका अमाउंट इधर होगा। यहां पर अगर हम इन दोनों के बीच में एरो डालेंगे तो वो किसकी तरफ जाएगी, वाई एक्सिस की तरफ जाएगी। तो इस कंडीशन में यहां पर कौन होगा, यहां पर वाई एक्सिस जीतेगी। यही चीज यहां पर भी आपको बता रखी है कि ये एक पॉइंट है जिसपे सिर्फ N2 जीतेगा, ये एक पॉइंट है जिसपे N1 और N2 दोनों ही रहेगा, और ये एक पॉइंट है जहां पर दोनों में से कोई नहीं रह सकता। ये वाला पॉइंट एक वो पॉइंट है। तो इस कंडीशन में हम इधर इस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं कि यहां पर स्पीशीज 1 जो है वो एलिमिनेट हो चुकी है और स्पीशीज 2 जीत चुकी है। अब हम चलते हैं तीसरे ग्राफ की तरफ। इसमें भी सेकंड ग्राफ में भी क्या हुआ, एक जो है कंपटीशन में हार गया। अब हम तीसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब हम तीसरी कंडीशन में ये ले लेते हैं कि K1 और K2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कम है। तो इस कंडीशन में अगर दोनों की ही कैरिंग कैपेसिटी कम है तो ये दोनों वीक माने जाते हैं, इन दोनों की ही जो वैल्यू है वो कम है। तो अगर ये दोनों वीक हैं तो ऑब्वियस सी बात है को एग्जिस्ट करेंगे, पर हम यहाँ पर ग्राफ से भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो इस कंडीशन में K2 और K1 की वैल्यू कम है, वहीं यहाँ पर K1 बाई अल्फा की वैल्यू ज़्यादा और यहाँ पर K2 बाई बीटा की वैल्यू ज़्यादा है। अब आप इन दोनों लाइन्स को वंस अगेन जोड़ दो, K1 को K1 के साथ जोड़ दो, K2 को K2 के साथ जोड़ दो। अब इस कंडीशन में यहां पर आपके पास अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। ए पॉइंट पे दोनों सरवाइव करेंगे। अगर आप बी पॉइंट को देखोगे तो बी पॉइंट के केस में यहां पर ये वाला जो है लाइन, ये किसके लिए है, स्पीशीज 1 के लिए। तो इस पॉइंट पे जो स्पीशीज 1 है उसकी आइसोक्लाइन से नीचे है बातें, तो इसमें स्पीशीज 1 ग्रो होगी। वहीं इस लाइन पे ये वाली जो डॉट है वो आइसोक्लाइन स्पीशीज 2 से नीचे है, तो इस कंडीशन में स्पीशीज 2 ग्रो होगी। अब आप यहां पर एरो लगाओगे, तो मैंने यहां पर एरो लगा दिया। इस कंडीशन में सिर्फ स्पीशीज 1 ग्रो हो रही थी तो ये एरो इस तरफ है, और इस कंडीशन में स्पीशीज 2 जो है वो ग्रो नहीं हो रही थी क्योंकि उसका डॉट आइसोक्लाइन से ऊपर है। तो यहां पर जो लाइन है वो किस तरफ जा रही है, स्पीशीज 1 की तरफ जा रही है। ऐसे इस पॉइंट पे ये लाइन स्पीशीज 2 के आइसोक्लाइन से नीचे है तो यहाँ पर ये ग्रो हो रहा है, और यहाँ पर ये जो लाइन है वो स्पीशीज 1 के आइसोक्लाइन से ऊपर है तो यहाँ पर ये इधर जा रहा है। जब ये दोनों एरो एक दूसरे के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इसमें बोथ स्पीशीज को एग्जिस्ट कर सकती है बिल्कुल आराम से, बड़े प्यार से। चौथा और लास्ट ग्राफ अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमने माना है कि K1 और K2 दोनों की ही वैल्यू ज्यादा है।
अगर K1 और K2 दोनों की वैल्यू ज्यादा है तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो सेम K1 और K2 की इस बार वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, K2 बाई बीटा और K1 बाई अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी। इस कंडीशन में वंस अगेन यहाँ पर चीजें क्रॉस होगी। ये जो लाइन होगी ये स्पीशीज 2 की है और ये लाइन स्पीशीज 1 की है। जब यहाँ पर स्पीशीज 2 के आइसोक्लाइन से नीचे हम लेंगे तो स्पीशीज 2 ग्रो होगी, स्पीशीज 1 के आइसोक्लाइन से नीचे लेंगे तो स्पीशीज 1 ग्रो होगी। अगर हम इस पॉइंट पे लें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जब स्पीशीज 1 ग्रो हो रही थी और स्पीशीज 2 डिक्रीज हो रही थी। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे स्पीशीज 2 ग्रो हो रही थी, स्पीशीज 1 डिक्रीज हो रही थी। इसमें अगर हम एरो देखेंगे तो दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होता है। अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पर है कि दोनों में से कोई भी एक कभी भी एलिमिनेट हो सकती है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग है, तो दोनों में से एक को कभी भी एलिमिनेट किया जा सकता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब K1 और K2 दोनों की ही ग्राफ में वैल्यू, ग्राफ हमेशा याद रखिएगा, जब ज्यादा होगी तो अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, अगर दोनों की ही वैल्यू कम होगी तो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, और वहीं दोनों में से अगर किसी एक की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी भी K1 या K2 की वैल्यू ज्यादा है, तो वो जीतेगा। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन ये आपके ग्राफिकल क्वेश्चंस में काम आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनता है, इस तरीके से यहाँ पर लॉटका वोल्टेरा के ये ग्राफ बनते हैं। तो लॉटका वोल्टेरा में सीधी सी बात क्या है, अगर K1 ज्यादा है, सिर्फ K1 ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है K1 जीतेगा। अगर K1 ज्यादा है किससे, K2 बाय अल्फा 21 से K1 ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है K1 जीतेगा। अगर यहाँ पर K2 ज्यादा है K1 बाय अल्फा 12 से, तो K2 जीतेगा। अगर दोनों की ही वैल्यू साथ में ज्यादा है, अगर हमने यहाँ पर कहा K1 इज मोर देन K2 बाय अल्फा 21 एंड विद दैट K2 इज मोर देन K1 बाय अल्फा 12, अगर इन दोनों की वैल्यू ज्यादा है तो इस कंडीशन में यहाँ पर अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा। अगर इन दोनों की ही वैल्यू यहाँ पर क्या है, इन दोनों की ही वैल्यू यहाँ पर कम है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों इतने वीक हैं कि वो एक दूसरे से क्या ही लड़ेंगे। और अगर एक कंडीशन में सिर्फ इसकी वैल्यू ज्यादा और एक कंडीशन में सिर्फ इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है दोस्तों वो जीतेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लॉटका वोल्टेरा का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आप यहाँ पर भी वही चीज में चेक कर सकते हो। एरो जब आमने सामने आ रहे हैं तो दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पर एक जीतेगा, और यहाँ पर जिस तरफ एरो करेगा वो जीत जाएगा। तो इस चीज से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। आओ जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पर आपसे बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये Km है, यानी कि ये किसका आइसोक्लाइन है, स्पीशीज M का आइसोक्लाइन है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, जहां पर स्पीशीज N का आइसोक्लाइन है। यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देखो क्या हो रहा है, स्पीशीज M जो है वो ग्रो कर रही है, स्पीशीज N जो है वो डिक्लाइन जा रही है। एरो लगाओ, कौन जीतेगा, स्पीशीज M जीतेगी, और आपको ये आराम से पता भी चल रहा है क्योंकि Km की वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पॉइंट ए पे क्या होगा, पॉइंट ए पे दोनों स्पीशीज ग्रो होगी, सही बात है, क्योंकि ये दोनों के आइसोक्लाइन से नीचे हैं। पॉइंट बी पे M इंक्रीज होगा, N जो है वो डिक्रीज होगा, ये भी बात सही है। M पे N जो है वो इंक्रीज होगा, सॉरी M जो है इंक्रीज होगी, उसके आइसोक्लाइन से नीचे बातें चल रही है। अल्टीमेटली स्पीशीज N विल बी एलिमिनेटेड, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि स्पीशीज M इज स्ट्रॉन्गर। इनकरेक्ट बताना तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पॉइंट बी पे N इंक्रीज नहीं हो रहा है, M यहां पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये उल्टा लिखा है। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ये CSIR ने 2012 में पूछा था। यहां पर बोल रहा है कि अल्फा 1-2 की वैल्यू कम है 1 से, मतलब स्पीशीज 2 का जो इंपैक्ट है स्पीशीज 1 पे वो कम है।
इसका मतलब स्पीशीज 2 का लेस इनहिबिटिंग इफेक्ट है इंडिविजुअल 1 पे, और इंडिविजुअल 1 आपस में ही लड़ाइयां कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं 2014 का। इसमें यहां पर ग्राफ आपको दिया हुआ है, इस ग्राफ को देख के आपको बताना है क्या होगा। अब यहां पर आप लगाओ, ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, स्पीशीज 2 का है, ये वाला जो है किसका है, स्पीशीज 1 का है। आप इस कंडीशन में देख सकते हो K1 और K2 की वैल्यू ज्यादा है, तो पक्की बात है यहां पर अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस हो रहा है। आप इस कंडीशन में इसको ऐसे देख भी सकते हो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है, K1 की कम, यानी कि N1 की कम। इसका ग्राफ, इसकी लाइन इस तरफ जा रही है, यहाँ पर N1 ग्रो हो रहा है, N2 नहीं हो रहा है, इस तरफ लाइन जा रही है, दोनों अपोजिट जा रही है। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है, इस कंडीशन में जो हमारा K1 है उसकी वैल्यू ज्यादा है K2 बाय बीटा से, और K2 की वैल्यू ज्यादा है K1 बाय अल्फा से। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सेम नहीं दिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि इनमें K1 और K2 की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोल रहा है कि को एग्जिस्ट करना किसमें एक्सपेक्टेड है। तो इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, जब आइसोक्लाइन एक दूसरे से क्रॉस नहीं कर रही है तब तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि वो साथ में रहेंगे। दूसरी बात, जब K और KB दोनों की वैल्यू ज़्यादा है तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। और आप यहाँ पे ये लाइन भी देख सकते हो अपोजिट जा रही है, तो इसमें भी नहीं कर सकते। कब को एक्सिस साथ में जा रहे हैं, जब ये दोनों लाइंस आमने सामने आएगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं जो जून 2017 में CSIR नेट के द्वारा पूछा गया था। K की वैल्यू है, KB की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पीशीज जीतेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सिंपल फॉर्मूला होता है K1 बाय अल्फा 1-2 शुड बी ग्रेटर देन K2। सिमिलरली K2 बाय अल्फा 2-1 शुड बी ग्रेटर देन K1। अगर हम यहाँ पर देखें, K1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है। अल्फा की वैल्यू है आपके पास 1। यहाँ पर अगर हम देखें जो KB है उसकी वैल्यू कितनी है, 200 आपको दे रखी है। इस कंडीशन में कौन जीत रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें इस कंडीशन में K2 जीत रहा है। अगर इस कंडीशन में K2 जीत रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो गया, K2 विजयी हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर K2 की वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया है 1.3। अब यहाँ पर आ गया K1, दैट इज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 153.3 इज ग्रेटर देन 150। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, स्पीशीज 2 जो है वो यहाँ पर जीत रही है। तो जिसकी तरफ भी एरो होगा वो जीत जाएगा। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे दोस्तों। यहाँ पर ये सारे ही क्वेश्चंस लॉर्ड का वोल्टेरा के थे, और ये पूरा कॉन्सेप्ट था लॉर्ड का वोल्टेरा क्या। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आप मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे पढ़ना चाहते हो और पूरी अपनी CSR की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारी बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।